नमस्कार विद्यार्थियों। एनसीईआरटी पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को एकदम सिंपल भाषा और कमाल के 3D विजुअल्स के साथ समझते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई बोरिंग नहीं बल्कि और भी मजेदार हो जाए। तो आज हम लोग भारतीय इतिहास के एक बहुत ही जरूरी अध्याय को समझने वाले हैं। ये है भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन 1857 से लेके 1918 तक का दौर। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। देखिए, 1857 का जो विद्रोह था, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, उसे ब्रिटिश सरकार ने बहुत क्रूरता से दबा तो दिया था, पर इसने भारतीयों के दिलों में आज़ादी की एक ऐसी चिंगारी जला दी थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। और बस यहीं से एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत होती है। तो चलिए सेक्शन 1 में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस क्रांतिकारी आंदोलन की चिंगारी आखिर उठी कहाँ से। मतलब ऐसी क्या वजहें आ पड़ी जिन्होंने भारत के नौजवानों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, इस आंदोलन के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजहें थीं। पहली बात तो ये कि 1857 की क्रांति की यादें लोगों के दिलों में अभी भी बिल्कुल ताज़ा थीं, और ऊपर से ब्रिटिश सरकार की जो शोषण वाली नीतियां थीं, उनसे जनता का गुस्सा बस बढ़ता ही जा रहा था। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ, समाज सुधार आंदोलनों ने लोगों में एक नया कॉन्फिडेंस जगाया, और जो अखबार थे उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को घर घर तक पहुंचा दिया। और इसमें लाल बाल पाल की जो जोशीली विचारधारा थी, उसने तो समझो आग में घी का काम कर दिया और युवाओं को एक बिल्कुल नई दिशा दिखा दी। तो यहां पर एक सवाल बनता है, जरा सोचिए और बताइए, आपके हिसाब से इन सभी कारणों में से वो सबसे बड़ी वजह कौन सी थी जिसने इस क्रांति को जन्म दिया? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। यहां हम ये जानेंगे कि इन क्रांतिकारियों का असली मकसद, यानी उनका अल्टीमेट गोल क्या था, और उनका लक्ष्य एकदम साफ था, पूर्ण स्वतंत्रता। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। उस समय कांग्रेस में दो अलग अलग तरह की सोच थी। एक तरफ थे उदारवादी, जो ये मानते थे कि शांति से विरोध करके और कुछ सुधारों के साथ आज़ादी मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ थे हमारे क्रांतिकारी, जिनका मानना था कि अंग्रेजों के न्याय पर भरोसा करना बिल्कुल बेकार है। उनके लिए आज़ादी मांगने से नहीं बल्कि लड़कर सशस्त्र संघर्ष से ही छीनी जा सकती थी। तो उनके मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे? पहला, भारत से ब्रिटिश राज को जड़ से उखाड़ फेंकना। दूसरा, देश के युवाओं के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाना ताकि वो आज़ादी के लिए लड़ सकें। तीसरा, इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर हथियारों का इस्तेमाल करना। और चौथा, पूरे देश में क्रांतिकारी संगठनों का एक नेटवर्क बनाना। तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि क्रांतिकारियों और उदारवादियों की सोच में सबसे बड़ा अंतर क्या था? अपने विचार नीचे टाइप करके बताइए। बहुत बढ़िया। अब हम सेक्शन 3 में ये देखेंगे कि ये जो आंदोलन था, इसका प्रसार ये फैला कैसे। ये क्रांति की आग महाराष्ट्र से शुरू होकर बंगाल, पंजाब और दिल्ली तक पहुंच गई थी। इस क्रांति की जो शुरुआती लहरें थीं, उनमें से एक पंजाब में कूका आंदोलन के रूप में उठी थीं। ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि राम सिंह कूका के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले सशस्त्र विद्रोहों में से एक था। इसने आगे आने वाले क्रांतिकारियों के लिए एक तरह से मिसाल कायम की। क्रांतिकारियों को पकड़ने के बाद ब्रिटिश सरकार उन्हें अंडमान की सेल्युलर जेल भेज देती थी, जिसे काला पानी की सजा कहा जाता था। ये एक बहुत ही भयानक जगह थी। हमारे महान क्रांतिकारी वीर सावरकर ने भी यहाँ सालों तक अमानवीय तकलीफें सहीं। वीर सावरकर की सेल्युलर जेल की उन भयानक यातनाओं को सहने की कहानी हमारे मातृभूमि के लिए उनके अपार साहस और बलिदान को दिखाती है। ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि ये आज़ादी कितनी कुर्बानियों के बाद हमें मिली है। और ये क्रांति की आग सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या कर दी। क्यों? ताकि भारतीयों पर हो रहे अत्याचार का बदला लिया जा सके। ये सच में एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। चलिए अब एक फटाफट सवाल, जल्दी से बताइए, काला पानी की सजा किस जेल से जुड़ी हुई थी? देखते हैं किसे किसे याद है। कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत खूब। चलिए अब सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत की आज़ादी की लड़ाई की गूंज विदेशों तक पहुंच गई थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोमागाटा मारू की घटना। ये एक जापानी जहाज था जो 1914 में भारतीयों को लेकर कनाडा पहुंचा, लेकिन वहां इन लोगों को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा।
आप सोचिए, इस जहाज पर 376 यात्री सवार थे, जिनमें ज्यादातर सिख थे, और इन सभी को कनाडा में उतरने तक की इजाजत नहीं दी गई। ये घटना ब्रिटिश राज में भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय का एक बड़ा प्रतीक बन गई। जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। जहाज 23 मई को वैंकूवर पहुंचता है, 23 जुलाई को उसे जबरदस्ती वापस भेज दिया जाता है, और जब ये 27 सितंबर को कलकत्ता के बजबज घाट पर लौटता है तो वहां पुलिस के साथ झड़प होती है, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। इसी दौरान 1913 में अमेरिका के अंदर गदर पार्टी की स्थापना हुई। इस पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत में एक बहुत बड़े सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी। उनका मकसद था पूरे देश में एक साथ क्रांति करके अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकना। चलिए, अब आपकी याददाश्त को फिर से परखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किस साल में हुई थी? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हमेशा एक बात याद रखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है, और ये बात उस दौर के क्रांतिकारी भी अच्छी तरह समझते थे। चलिए, अब इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी हिस्से में चलते हैं। सेक्शन 5 में हम आज जो कुछ भी सीखा है उसका एक फटाफट रिवीजन करेंगे। आइए इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्रांति की ये आग कैसे धीरे धीरे फैली। 1897 में चापेकर बंधुओं के साहसी कदम से लेकर 1909 में लंदन में मदनलाल ढींगरा की कार्रवाई तक, फिर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर हमला, और 1915 में गदर पार्टी का वो बड़ा प्लान। आप देख सकते हैं कि ये संघर्ष लगातार बढ़ता ही गया। और अब आज का सरप्राइज क्वेश्चन। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ध्यान से सोचकर जवाब दीजिएगा। सवाल यह है कि कोमागाटामारू जहाज को किराए पर किसने लिया था? देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाता है। तो चलिए आज की मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमने समझा कि क्रांति की आग 1857 की प्रेरणा और ब्रिटिश सरकार के शोषण की वजह से भड़की। हमने जाना कि क्रांतिकारियों का लक्ष्य कोई छोटे-मोटे सुधार नहीं, बल्कि सशस्त्र संघर्ष से पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करना था। हमने देखा कि ये लहर कूका आंदोलन से लेकर दिल्ली तक फैली, और इसकी गूंज गदर पार्टी और कोमागाटामारू के रूप में विदेशों तक भी सुनाई दी। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, आगे के चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीखते रहिए और बेहतर बनते रहिए। और याद रहे, अपने जवाब कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।